Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक बार फिर से आप करा दीजिए ताकि हमारी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में आज मैं आपको जो इनिशियल आपके एजेस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर ऑलरेडी एक मैराथन क्लास मैं बना चुका हूं, जिसमें सारे एजेस को कवर किया गया है और डीपली कवर किया गया है। आप उस क्लास को भी लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। और बेटर है कि आप जैसे ये सीरीज आपकी मुश्किल से ये मानिए कि ये 3 to 4 डेज की सीरीज है, ये 3 से 4 दिन की सीरीज होगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उस फिर मैराथन क्लास को आप देखना। जो मैराथन क्लास है जो आपको हमारे टेलीग्राम पर हमारी ऐप पर वो आपको मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखें। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की आज की क्लास को। और ये आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि नया आयोग बन चुका है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब देर है आपके एग्जाम डेट को अनाउंस करने की। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और सबसे मेन बात है टाइम मैनेजमेंट। ये जो टाइम है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस के लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि पैसा जो वेल्थ है, वेल्थ को आप लॉक करके एक अलमीरा में रख सकते हैं, किसी बॉक्स में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। जो आपका ट्रेजर है वो लॉक हो जाएगा, वो कहीं भी रह सकता है और वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन आपका जो ये समय है, जो ये टाइम है, अगर जो इसको आपने गवा दिया तो बस सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम को आप लॉक नहीं कर सकते हैं, आप किसी अलमारी में बंद करके नहीं रख सकते इस समय को। और जो समय है ना, एक चीज याद रखना, ये समय नहीं जा रहा है कि समय बढ़ रहा है, ये समय नहीं बढ़ रहा, ये आपकी बॉडी बढ़ती जा रही है, उसकी आयु बढ़ रही है। और जो है कहने का मतलब जो बॉडी है वो आपकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है, आयु बढ़ रही है। बॉडी की क्या बढ़ रही है? आयु, उम्र बढ़ रही है। और उम्र बढ़ने का मतलब क्या है? लाइफ शॉर्ट होना है। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि उम्र बढ़ रही है कि हम भी जवा हो रहे हैं, नहीं। उम्र बढ़ रही है, लाइफ शॉर्ट हो रही है। जीवन जो है, ये बॉडी की जो एज है, एज फैक्टर बढ़ रहा है, लेकिन जो लाइफ है, लाइफ टाइम, जो हमारे इस लाइफ सर्कल है, वो घटता जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये घटता चला जाए और वो जो टाइम है आप यूटिलाइज ना कर पाओ। क्योंकि यही टाइम है करो या मरो की स्थिति है, यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। तो आपको अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करनी है। तो देर न करते स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एजेस हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में वो कौन कौन से हैं और उनका पीरियड कहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला एज हमारा आता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। कौन सा आता है? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इसको आप एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पीरियड है हमारा, ये 450 से स्टार्ट होता है एंड वेंट अप टू 1066। ठीक है ना? 450 से स्टार्ट होकर कब तक चलता है? ये 1066 तक ये हमारा चलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। कौन सा पीरियड आ जाता है दोस्तों? ये आ जाता है हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एज ऑफ चौसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसको एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है, इसको आप चौसरियन एज के नाम से जानते हैं और इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से आप जानते हैं। ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, स्टार्ट होता है 1066 से और वेंट अप टू 1398 तक ये जाता है। इसके बाद हमारा एज आता है द पोस्ट चौसरियन एज। 1400 टू 1558 तक ये एज जाता है, पोस्ट चौसरियन एज। इसके बाद दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इन इंग्लिश लिटरेचर,
वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एज इन इंग्लिश लिटरेचर, एक ऐसा एज जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेनेसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। कहां से? रेनेसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो रेनेसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसको हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, इसको शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है, इसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है, और इसी एज को जैकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ वन पर्टिकुलर एज, रेनेसा एज। सभी के बारे में बताऊंगा कि क्या मिडिल इंग्लिश है, क्या ओल्ड इंग्लिश है, और क्या चौसरियन पीरियड रहा आपका, क्या पोस्ट चौसरियन रहा, सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक आउटलाइन, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, वो समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है द एज ऑफ मिल्टन, जिसको आप कैरोलिन एज के नाम से भी जानते हैं। 1625 टू 1660 तक ये एज हमारा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एज आता है द नियो क्लासिकल पीरियड। कौन सा एज आता है? द नियो क्लासिकल पीरियड हमारा एज आता है। इस एज को आप द एज ऑफ ड्राइडन, फॉप, रेस्टोरेशन पीरियड और ऑगस्टन एज के नाम से इस एज को जानते हैं। ठीक है ना? ये जो न्यू क्लासिकल एज है, आप इसे किस नाम से जानते हैं? ये जो एज है हमारा, ये न्यू क्लासिकल पीरियड, द एज ऑफ ड्राइडन, पॉप, रेस्टोरेशन पीरियड एंड ऑगस्टन एज के नाम से इसको जाना जाता है। और इस एज का जो टाइम पीरियड रहा वो 1660 से लेके, कब से कब? 1660 से लेके 1745 तक का इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों फिर देखिए द एज ऑफ ट्रांजिशन आता है। 1745 से लेके 1800 तक का ये एज रहा, जिसको आप थॉमस ग्रे का एज भी कहते हैं। द रिवाइवल एंड द ट्रांजिशन पॉइंट, वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। द रोमांटिक पीरियड 1800 टू 1830 जाता है। इसके बाद विक्टोरियन पीरियड 1830 टू 1890 जाता है। एडवर्डियन पीरियड 1890 से 1910 तक जाता है। फिर जॉर्जियन पीरियड, ये जाता है हमारा 1910 से 1936 तक। और फिर इसके बाद आता है द मॉडर्न पीरियड 1914 टू 1945। और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड टिल टुडे 1945 से आज तक ये हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज आपका अलग सेंस में होगा, बट इन इंग्लिश लिटरेचर, अगर जो हम लिटरेचर की बात करें तो वी आर इन पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है ना? मॉडर्न हम पीछे छोड़ आए हैं, हम पोस्ट मॉडर्न एरा में इस समय जी रहे हैं। कहां? प्रेजेंट में इंग्लिश लिटरेचर सिनेरियो की बात करें तो। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला देखो, अब ये पीरियड हमें देखने को मिलता है ओल्ड इंग्लिश सैक्सोन पीरियड। कौन सा पीरियड बच्चों? ओल्ड इंग्लिश सैक्सोन पीरियड 450 से लेके 1066 तक ये पीरियड हमारा जाता है। 450 टू 1066 तक ये पीरियड जाता है। इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सोन पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो टर्म है, ये जो एंग्लो सैक्सोन्स है, ये आया कहां से? कहां से इस टर्म को लिया गया? तो दोस्तों ये जर्मनिक ट्राइब से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई। कहां से उत्पत्ति हुई थी? जर्मनिक ट्राइब से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। और कहां से आए थे? 2 जर्मनिक ट्राइब्स थे, जिनको हम 2 पार्ट में हम बांटते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक तो एंगल्स है और दूसरा सैक्सोन्स है। याद रख लेना, सबसे पहला अगर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आ जाए कि एंग्लो सैक्सोन आया कहां से, योर आंसर विल बी जर्मनिक ट्राइब से आया। और अगर जो ये क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनिक ट्राइब्स इन एंग्लो सैक्सन पीरियड्स वर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, वो इतने पार्ट में बटे हुए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? भाई वो 2 पार्ट में बटे हुए थे। कितने पार्ट में बटे हुए थे? 2 पार्ट में बटे हुए थे। पहला पार्ट था एंगल्स का और दूसरा पार्ट था सैक्सन्स का। ठीक है ना? एंगल्स एंड सैक्सन्स। और ये दिस पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिड नॉट फ्लरिश। ये जो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिड इट फ्लरिश, कि क्या ये फूला फला, क्या ये एज बहुत ज्यादा इसमें प्रॉस्पेरिटी हुई लिटरेचर में, या फिर सक्सेस हुई? नहीं, ज्यादा नहीं था। तो दिस पीरियड ऑफ लिटरेचर डिड नॉट फ्लरिश। और एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे कि लास्ट टाइम का आपने पेपर देखा होगा यूपी टीजीटी का, उसमें स्पेशल फोकस किया गया था लिटरेरी टर्म्स पर। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि लिटरेरी टर्म्स ज्यादा फोकस किया जाएगा, ज्यादा पूछा जाएगा लिटरेरी टर्म्स। और इसके लिए लिटरेरी टर्म्स की एक स्पेशल मैराथन क्लास मैंने एग्जाम से पहले ही बना दी थी। और काफी बच्चों ने ये सोचकर
और उनको काफी टीचर्स ने भी बहका दिया था। ये एक बिटर ट्रुथ मैं बता रहा हूं, काफी टीचर्स ने बहका दिया या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं उन्होंने अलग से बहका दिया उनको कि नहीं लिटरेरी टर्म्स पे फोकस मत करो, लिटरेरी टर्म्स तो ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है, ये तो सचिन सर फालतू में बना रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की क्लास, अपना चैनल चलाना है। लेकिन जब एग्जाम आया तब आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको लिटरेरी टर्म्स के मिल गए, और लिटरेरी टर्म्स के भी वो क्वेश्चन जो आपको बुक्स में नहीं मिलते, जो मैंने मैराथन क्लास में पढ़ाए थे। आप उस मैराथन क्लास को खोल के देख लेना, लिटरेरी टर्म्स की क्लास को, फिर अपना एग्जाम पेपर खोल के देख लेना। क्लास पहले की बनी हुई है, एग्जाम से पहले की, और फिर उसको, ये तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि खोल के देखना, मिला के देखना, कोई एक लिटरेरी टर्म्स मुझे ऐसा बता देना जो उस मैराथन क्लास से बाहर आया हो, नॉट अ सिंगल लिटरेरी टर्म। तो सारे वो लिटरेरी टर्म्स मैंने मैराथन क्लास में पढ़ाए जो आपके एग्जाम में पूछे गए, और उस पर एक स्पेशल फोकस के लिए मैंने आपसे बोला था जो जिन बच्चों ने तैयारी की उन लिटरेरी टर्म्स की, वास्तव में उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया क्योंकि मेन फोकस उस एग्जाम में लिटरेरी टर्म्स पर था। इसके साथ साथ शेक्सपियर की मैराथन क्लास, मिल्टन की मैराथन क्लास, वर्ड्सवर्थ की मैराथन क्लास, गाल्सवर्दी की मैराथन क्लास मैंने आपको बनाई, और एक पूरी कंबाइंड क्लास है 7 घंटे 38 मिनट कुछ सेकंड की एक क्लास है। एक क्लास मेरी मैराथन क्लास है 7 घंटे की। अगर जो वो 7 घंटे की क्लास आप एक दिन देखने बैठ गए ना, तो मैं ये कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपको बच्चों, 70% आप आराम से ले आएंगे। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं रहता कि मतलब 70% का जो है ना एग्जाम में मिल जाएगा उसको, ज्यादा मैं तो कम बता रहा हूं, ज्यादा भी वहां पर आपको मिलेगा लिटरेचर का। अगर जो आपने लिटरेचर की मैराथन क्लासेस को देख लिया, एक मैराथन क्लास 7 घंटे 38 मिनट और कुछ सेकंड की क्लास है, एक मैराथन क्लास मेरी, उसे देख लिया। एक मैराथन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को है, उसे देख लिया। एक मैराथन लिटरेरी टर्म्स को लेकर है, उसे देख लिया। एक मैराथन फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर है, उसको तैयार कर लिया। तो फिर आपको कहीं भागने की, किसी कोर्स को करने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बशर्ते मैं भी खुद कोर्स चला रहा हूं इस समय, क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर जो आपने वो तैयार कर लिया ना, आपको मेरे भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स को, क्योंकि उस क्लास में मैंने इतना डीपली, इतना अच्छा उन मैराथन क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप उसको देखिए, उससे तैयारी कीजिए। लेकिन फिर आपको लगता है कि कंटिन्यूएशन चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए, तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स है क्रैश कोर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय एक स्पेशल स्कीम है, न्यू ईयर स्कीम मैंने निकाली हुई है, वो ये है, और ये स्कीम एक लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं हमारी क्लास से तो जुड़ सकते हैं। न्यू ईयर स्कीम ये है दोस्तों कि अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं इस समय, तो एक स्पेशल डिस्काउंट, एक स्पेशल ऑफर आपको मिल रहा है कि क्रैश कोर्स केवल और केवल आपको 1000 रुपीज में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, क्रैश कोर्स जो है वो 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर आप उसमें नोट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, नोट्स इंक्लूड करते हैं, तो 2000 रुपए में आपको क्रैश कोर्स पूरा मिल जाएगा। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप इसका फायदा उठाइए, यूटिलाइज कीजिए टाइम का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खोया हुआ समय है ना, वो वापस नहीं आता, ये आपकी एज को बढ़ाता रहेगा, और जो लॉक आप उसे कर नहीं पाओगे समय को, चला गया सो चला गया। तो इसी वजह से बेटर है कि आप अभी से लग जाइए, मेहनत कीजिए। द टर्म एंग्लो सैक्सन से क्लियर हुआ, दो जर्मनिक ट्राइब्स हुए, एंगल्स और सैक्सन्स, वहां से आया, और ये पीरियड फ्लरिश नहीं किया। द एज एंड्स इन 106 से, ये जो एज है इसका एंड का हो जाता है 1066 में, इसका एंड हो जाता है। व्हेन नॉर्मन फ्रांस अंडर विलियम कॉन्कर्ड इंग्लैंड, और जब फ्रांस ने, ठीक है, नॉर्मन फ्रांस ने किसके अंडर में, नॉर्थ फ्रांस अंडर विलियम कॉन्कर्ड इंग्लैंड, ठीक है ना, उसने विजय प्राप्त कर ली थी किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। इसके बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बियोल्फ, बियोल्फ किस एज का वर्क है? आपका आंसर होगा एंग्लो सैक्सन पीरियड का वर्क है, ठीक है ना, मोस्ट फेमस वर्क है इस एज का, और ये एक हीरोइक पोएम है विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है फिर से, कि कौन सा वर्क है जो कि एक हाईएस्ट अचीवमेंट के रूप में जाना जाता है इस एज के, द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज, विच एज, एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए आगे, इट डील्स विद द इवेंट्स ऑफ द अर्ली 6th सेंचुरी एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज्ड बिटवीन 700 एंड 750। इसमें जो आपका ये बियोल्फ जो वर्क है, इसके बारे में बताया गया है कि किससे डील करता है, जो अर्ली 6th सेंचुरी
ठीक है ना, कि इवेंट से डील करता है। और ये कंपोज कब किया गई, 700 to 750 के बीच में इसको कंपोज किया गया। इट वॉज इंडीड एंटाइटल्ड बट लेटर नेम्ड आफ्टर द स्कैंडिनेवियन हीरो बियोल्फ। इट इज द वर्क ऑफ एन एनोनिमस राइटर। ये सबसे मेन चीज है कि इसका नेम बाद में रखा गया है, मगर मेन फैक्टर ये आता है कि किसका वर्क है। अगर जो पूछा जाए आपसे बियोल्फ किसका वर्क है, तो आपका आंसर होगा एनोनिमस, यानी कि उसके लेखक का पता नहीं चल पाया है। क्लियर हुआ? तो फिलहाल इतना एक बार समझिए, जो ये टर्म है आपका एंग्लो सैक्सोन्स, ठीक है ना, ये 2 जर्मनिक ट्राइब्स हुए थे, एक थे एंगल्स और दूसरे थे सैक्सोन्स। तो एंगल और सैक्सोन से क्या बना, एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के रूप में भी जाना गया था। ये एज आपका एंड कब हो जाता है, 1066 में। कब हो जाता है, जब नॉर्मन फ्रांस ने विलियम के अंडर में कॉन्क्वेट किया था इंग्लैंड को। इस एज का जो मेन वर्क आता है दोस्तों, वो कौन सा आता है, बियोल्फ आता है। और बियोल्फ जो ये वर्क है, ये एक एनोनिमस राइटर का वर्क माना जाता है। आई होप कि इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, हुए ना? और काफी क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूं, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पिछली बार लिटरेरी टर्म्स बहुत पूछा गया था, इस बार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आप देख लेना, क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस पर विशेष फोकस करें। लिटरेरी टर्म्स के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी पकड़ में रखें। इसके बाद दोस्तों हमारा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर आता है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को समझिए। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर 1066 से 1500 तक ये एज गया हमारा। मिडिल इंग्लिश राइटर वर मेनली कंसर्न विद रिलीजियस मैटर्स। ये जो मिडिल इंग्लिश राइटर्स थे, इनका जो मैटर था वो किससे था जुड़ा हुआ, रिलीजियस मैटर से। इसका मतलब जो धार्मिक रूप से जो वर्क थे, और जहां पर रिलीजन आ जाता है वहां पर एक स्पेक्टिकल व्यूज आ जाते हैं, सुपरस्टिशियस नेचर आ जाती है लोगों की। तो ये सारी चीजें, और सुपर नेचुरल मशीनरी का भी यूज ज्यादा होता है। तो ये सारे पार्ट उससे जुड़े हुए हैं। डिवाइन इश्यूज सोर्सेस को लिया जाता है, तो वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो मिडिल इंग्लिश राइटर्स वर मेनली कंसर्न विद रिलीजियस मैटर्स। अगर जो एग्जाम में पूछा जाए कि मिडिल इंग्लिश राइटर्स किससे कंसर्न थे, किस चीज से ज्यादा कंसर्न थे, तो आपका आंसर क्या होगा, रिलीजियस मैटर्स। किससे कंसर्न थे, रिलीजियस मैटर से कंसर्न थे मिडिल इंग्लिश राइटर्स। इसके बाद सिंस 1350 ऑनवर्ड्स सेकुलर लिटरेचर स्टार्टेड टू ग्रो। 1350 से सेकुलर लिटरेचर स्टार्ट हुआ ग्रो होना। जॉफरी चॉसर 1314 to 1400, who is known as the father of English literature, was the main writer of this age. जॉफरी चौसर जो थे, वो जिनको आप किस रूप में जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जानते हैं जॉफरी चौसर को। वो एक मेन राइटर रहे इस एज के, ठीक है ना। उनके फेमस वर्क्स कौन से हमें देखने को मिलते हैं, द रोमांट ऑफ रोज, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल्स। आपने कैंटरबरी टेल्स को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल्स। आपने पढ़ा होगा कैंटरबरी टेल्स को जरूर, क्योंकि चौसर को पढ़ा और कैंटरबरी टेल्स को नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन बार्बर, सर जॉन मेंडाविल, सर जॉन विक्लिफ, थॉमस मैलोरी वर द फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज। अगर जो इनमें से कोई भी एक पूछे जाए, मान के चलिए जॉन विक्लिफ के बारे में पूछ लिया, भाई किस एज के राइटर है, आप बताएंगे जी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। जॉन मेंडाविल के बारे में पूछा गया तो आप बता देंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। जॉफरी चौसर के बारे में पूछा गया, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। जॉन बार्बर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट एज आ जाता है रेनेसा एज, जिसको एलिजाबेथन, द एज ऑफ शेक्सपियर, जैकोबियन एज, क्वीन एलिजाबेथ के एज के नाम से इस एज को जाना जाता है।
अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये रेनेसा होता क्या है, किसको रेनेसा कहा जाता है। देखो, रेनेसा की बात करें तो रेनेसा जुड़ा हुआ है तीन चीजों से। इसमें रीबर्थ आ जाता है, इसमें रिवाइवल आ जाता है और इसमें री अवेकनिंग आ जाता है। ठीक है ना, तीन चीजें हैं, रीबर्थ, रिवाइवल एंड री अवेकनिंग। अब किस चीज का रिबर्थ है, किस चीज का रिवाइवल है और किस चीज का री अवेकनिंग है जो रेनेसा एज है। It is the rebirth and revival and reawakening of ancient Greek classical culture in Europe। ध्यान रख लेना, जो ग्रीक की क्लासिकल कल्चर थी, ठीक है ना, ग्रीक की जो कैसी कल्चर थी, क्लासिकल कल्चर थी, उसका यूरोप में आना, वही कहलाया क्या, रेनेसा, जिसको आप हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, रेनेसा को हिंदी में आप किस नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण। अब रेनेसा इंग्लिश लिटरेचर में क्या था, रीबर्थ था, रिवाइवल था और रीअवेकनिंग था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। किस चीज का रिबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग? ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप में इसका रीबर्थ हुआ, यानी कि दोबारा से बर्थ हुआ, दोबारा से रिवाइवल हुआ, अवेकनिंग हुआ, किसका, ग्रीक की क्लासिकल कल्चर का। तो इससे हमें पता चलता है कि यूरोपियन कल्चर की बात करें, यूरोपियन ट्रेडिशन की बात करें, यूरोपियन जो हमारी संस्कृति है उसकी बात करें, तो वो कहीं ना कहीं ग्रीक की कल्चर से कम थी। और ग्रीक की सभ्यता वास्तव में ग्रेट थी, ऊपर थी। अब ग्रीक की सभ्यता कहां आ गई, ट्रांसफर एक तरह से कहां हो गई, यूरोप में हो गई, और वही क्या कहलाया, वो पुनर्जागरण कहलाया। लेकिन ये जो कल्चर थी, जो ट्रेडिशन थी, ये रिवाइवल, रिबर्थ और रिवेकनिंग कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इसको प्रभावित किया, वो देखिए। सबसे पहला हमारा आ जाता है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, द इवेंट ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हैपेंड इन, योर आंसर विल बी 1453, द कैपिटल ऑफ ग्रीक, द कॉन्स्टेंटिनोपल दैट फेल इन 1453। इसके बाद दूसरा आता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, ये क्या है ब्लैक डेथ? ब्लैक डेथ की बात करें तो ये एक प्लेग की बीमारी थी, ठीक है ना, प्लेग की बीमारी थी। प्लेग की वजह से ये ब्लैक डेथ जो था ये फैला था, और ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी, ठीक है ना, बहुत भयंकर बीमारी थी प्लेग की। और इसमें क्या हुआ था कि ये इन्फेक्टेड डिसीज थी, जैसे कोविड-19 था ना, तो उसी तरह से ये ब्लैक डेथ हुआ उस समय, कि चूहों के वजह से बताई जाती है, और सूखा पड़ने से बीमारी बताई गई कि इन्फेक्टेड डिसीज थी। और ये भी, इसका कारण भी, इसका जो रूट रहा था वो चाइना का पार्ट रहा था, वहां से, जैसे अभी भी कोविड वहां से आया, तो उसी तरह से ये उस समय भी जो प्लेग की बीमारी हुई थी वो इसी तरह से हुई थी, और उसमें पता नहीं कितने असंख्य मात्रा में लोग मरते चले गए थे। और इसका जो मेन सेंटर जिस पर ये, जब यूरोपियन कंट्रीज में ये एंटर हुआ, तो उससे पहले ये जो मेन था ये कहां हुआ था, जो ग्रीक, इटली, यहां पर ये प्लेग फैला, ठीक है ना। और जब ये प्लेग फैला तो क्या हुआ, जो लोग थे डिफरेंट रेन के, डिफरेंट क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर वी कैन से द कंट्रीज और द कॉन्टिनेंट्स, तो उनसे जो लोग आए वो डाइवर्ट करने लगे और वो बटने लगे, एंड दे जस्ट केम टू यूरोपियन कंट्रीज। और वो कहां आ गए, वो यूरोपियन कंट्रीज में आ गए। और जब वो यूरोपियन कंट्रीज में आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, वो अपने साथ मेन्यू स्क्रिप्ट से लेकर आए थे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जो लोग थे दूसरी कंट्रीज के वो यूरोप में आए, तो उस समय स्पेशली द ग्रीक
जो ग्रीक थे वो जब इस इंग्लैंड में आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, वो मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर आए। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको आप पांडुलिपि कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको आप हस्तलिपि कहते हैं, तो वो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ जो थे वो इंग्लैंड में लेकर आए थे। और जब वो इंग्लैंड में अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपना साहित्य लेकर आए तो भाई इससे फायदा किसे होगा, इससे फायदा हुआ इंग्लिश पीपल को, ठीक है ना, अंग्रेजों को फायदा हुआ इस बात का, क्योंकि ग्रीक की कल्चर यूरोपियन कल्चर में मिल गई और जब वो मिंजल हो गई आपस में तो उनकी पावर तो स्ट्रॉन्ग हो गई ना, उनके पास तो जो ट्रेडिशन वैल्यूज थी, जो कल्चरल वैल्यूज थी वो और एनरिच हो गई। तो इससे क्या हुआ, रिबर्थ हुआ, रिवाइवल हुआ, रीअवेकनिंग हुआ, किसका, एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप का। ऐसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ, ऐसे ही ब्लैक डेथ में हुआ। तो ये जो दो फैक्टर्स थे ये बहुत मेजर फैक्टर्स थे जो रेनेसा को इंग्लैंड में लेकर आए थे। और ये एज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एज है। इसमें अब देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। इसको आप इस तरह से बांट सकते हैं, रेनेसा का जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड में, इसको आप इस रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहले 1500 से 1579 तक ये फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आता है। देखो बिल्कुल जो एज हमारी चलती है ना उसी तरह से हम रेनेसा एज को हम डिवाइड कर रहे हैं। इस फर्स्ट पार्ट को आप क्या कहेंगे, यूथ ऑफ रेनेसा। दिस फर्स्ट पार्ट 1500 to 1579 is known as youth of Renaissance. Next come 1579 to 1602 the manhood, youth के बाद manhood, the manhood of Renaissance, थोड़ा सा और पका रेनेसा। इसके बाद 1603 to 1625 the middle age of Renaissance, ये middle age of Renaissance है। और 1625 to 1660 the old age of Renaissance। तो पहले यूथ हुआ, फिर मैन हुआ, फिर मिड में आया, फिर ओल्ड हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है और इसको बिल्कुल एक फोन नंबर की तरह आप इसको बिठा लें, ठीक है ना, 1579, ठीक है ना, इसको आपने सबसे पहले क्या लिखा 1579, ठीक है ना, 1579। अब इसके बाद आपको पता है 1600 की डिजिट चलनी है तो 02 कर दो इसे, 02, इसके बाद 25 आपने कर दिया, इसके बाद 60, इस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा 1579022560। और देखो नंबर भी 10 ये नंबर है जो यहां पर है 1579022560। इस आप कैसे भी याद कर लें, इस तरह से 1579 करके याद करें या फिर 1579022560 इस तरह से करके याद करें। तो इससे क्या होगा, आपकी एक ट्रिक बन जाएगी और आपको याद रहेगा कि यूथ ऑफ रेनेसा रहा, ठीक है ना, कब से 1500 से लेके 1579 तक यूथ ऑफ रेनेसा रहा। फिर 1602 तक क्या हो गया, इसके बाद हमारा मैनहुड आ गया। फिर 1625 तक, ये आपको पता है इधर से चल रही है, 1625 तक आपका क्या हो गया, द मिडल एज ऑफ इंग्लिश रेनेसा आ गया। और फिर इसके बाद 60 तक क्या आ गया, द ओल्ड एज। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद इस एज के अचीवमेंट्स क्या रहे, क्या क्या उपलब्धियां हमें इस एज में देखने को मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या क्या उपलब्धियां इस एज में देखने को मिली। दोस्तों सबसे बड़ा इन्वेंशन, सबसे बड़ा अचीवमेंट इस एज का था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ ना, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंड दिस प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन जो थे वो, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। कौन, विलियम कैक्सटन। इसके बाद द इन्वेंशन ऑफ कंपास बाय गैलीलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे कंपास का आविष्कार हुआ। कंपास ये प्रकार नहीं है, ये जो दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है उसके लिए कहा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय वास्को डी गामा, ये भी इवेंट जो है वो इस एज से एसोसिएटेड है भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट अंग्रेजों के लिए रहा, बाय वास्को डी गामा। एंड अमेरिका बाय कोलंबस, और अमेरिका की कोलंबस के द्वारा। वास्को डी गामा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने यात्रा की, इंडिया की 12 यात्रा पर आए और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट इस एज का था। कोपरनिकस एंड गैलीलियोस रीडिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोपरनिकस और गैलीलियो की एक और डिस्कवरी हुई जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और आपको पता ही है कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये आसानी से चीजों को मानते तो है नहीं,
जो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, इंडियंस ने सबसे पहले इस चीज को प्रूव कर दिया था। तो लेकिन अंग्रेज क्या, तो उस पर रीडिस्कवर कर रहे थे, और फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूड ये निकला कि उन्होंने ये रीडिस्कवर किया कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हाँ जी हाँ, घूमती है। न्यू आइडियाज बाय बुक्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स एंड सच एज प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, कैस्टिग्लियानो, ये आए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो न्यू आइडियाज से मतलब क्या है। रेनेसां एज में एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है, न्यू आइडियाज। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यू आइडियाज? न्यू आइडियाज मतलब द आइडियाज एंड द फिलॉसफी, द थीमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज केम फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली और कैस्टिग्लियानो। जैसे आपने प्लेटो की बुक पढ़ी होगी रिपब्लिक, एरिस्टोटल की पढ़ी होगी पोएटिक्स, मैकियावली की पढ़ी होगी द प्रिंस, और कैस्टिग्लियानो की पढ़ी होगी द कॉर्टियर। ये फेमस बुक्स के नाम बताए मैंने आपको। जो ये राइटर्स हैं, इनकी मोस्ट फेमस बुक्स हैं वो जो मैंने अभी आपको मेंशन की, वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, ट्रेड एंड न्यू वेल्थ में भी बहुत कुछ यहां पर हमें देखने को मिला, व्यापार और न्यू वेल्थ को लेकर। किंग हेनरी सेवन encouraged trade, established commercial relations and entered into treaties with a number of European countries। दोस्तों, जो किंग हेनरी सेवंथ थे, उनका व्यापार से बहुत ज्यादा एक तरह से लगाव था। किसका? किंग हेनरी सेवंथ का। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, और व्यापार का जो मुख्य साधन था वो समुद्र मार्ग को बनाया, ठीक है ना। और समुद्र मार्ग को व्यापार का साधन बनाया गया, और जो पैसा, जो एक रैंसम उन्होंने अर्न किया, उसको उन्होंने इंग्लैंड में ही लगा दिया। और किस चीज के लिए? इन द रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने जो पैसा कमाया व्यापार से, वो किस चीज में यूज किया? वो यूज किया रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में। अंग्रेजों की जो चर्च थी, क्योंकि उनके देखने के लायक वही चीज होती है, चर्च ज्यादा। आपने देखा होगा किसी मूवी में भी कि जो अंग्रेजों की चर्च है, वहां पर ज्यादा शूटिंग होती है और उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो इंग्लिश चर्च का रेनोवेशन इसमें हमें देखने को मिला, और उससे जो प्रॉफिट हुआ वो क्या था? टूरिज्म को बढ़ावा मिला। भाई, जब चर्च बढ़िया हो गई और टूरिस्ट प्लेस बढ़िया हो गई, तो टूरिस्ट बढ़ने लगे और पैसा आने लगा और ज्यादा। तो पैसे से पैसा कमाया है। स्पेशल फोकस वॉज मेड ऑन वूल एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर एक्सपोर्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जो बिजनेस तो किया किंग हेनरी सेवंथ ने, लेकिन स्पेशल फोकस किस व्यापार पर किया गया, किस चीज पर किया गया? तो आपका आंसर होगा वूल एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। किस पर? वूल एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग पर, और उनके एक्सपोर्ट को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया। द मेन सोर्स ऑफ द ट्रेड वॉज बाय द वे टू सी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि समुद्र के रास्ते को बहुत मुख्य साधन के रूप में माना गया। न्यू वेल्थ अर्न्ड वॉज यूज्ड इन adorning churches and in founding a network of colleges around Oxford and Cambridge University। very very important question। रेनेसा एज में वो जो पैसा व्यापार से कमाया गया, उसको हमने इंग्लिश चर्च में तो लगाया ही लगाया। इसके साथ साथ ये कहा जाता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की जो ब्रांचेस थी, यानी कि एफिलिएशंस जो थी, वो ज्यादा दी गई। नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस उनके एस्टेब्लिश किए गए, और ये नंबर ऑफ वैसे तो कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब हम ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो 11 से 12 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि 11 to 12 जो चेन्स थी कॉलेजेस की, वो बनाई गई थी। इज दैट क्लियर? इसके बाद न्यू लर्निंग, ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेनेसा एज। अब ये न्यू लर्निंग क्या थी? किसको न्यू लर्निंग कहा गया? द ओल्ड किंग हेनरी हु वॉज माइजरली and medieval in his outlook was followed by the King Henry VIII in 1509 who was a great supporter of new learning। जो किंग हेनरी एट्थ हुए, वो बड़े सपोर्टर थे न्यू लर्निंग के। ही वॉज अ लवर ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंग हेनरी एट्थ किस चीज के शौकीन थे? तो म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर के थे। इसके बाद ही गेव पैट्रोनेज टू न्यू लर्निंग एंड नाउ पोएट्स स्टार्टेड कंपोजिंग love lyrics that made England the nest of singing bird। very very most important question कि जो किंग हेनरी एट थे, लिटरेचर लवर थे, उन्होंने एनकरेज किया
पोइट्स को भी, और जो पोइट्स थे वो लव लिरिक्स ज्यादा लिखने लगे, और जब ज्यादा लिखने लगे राजा को सुनने का शौक भी था, तो इसको इंग्लैंड को घोषित कर दिया गया क्या, द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस एज में, रेनेसा एज में, याद रहेगा। और नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स किसको कहा गया है, इंग्लैंड को कहा गया है। और सिंगिंग बर्ड्स कौन है, सिंगिंग बर्ड्स है द पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। इज दैट क्लियर। इसके बाद देखिए थॉमस विट एंड सोरी। थॉमस विट एंड सोरी का नाम आपने सुना होगा। थॉमस विट एंड सोरी वर द फोरमोस्ट अमंग लिरिक पोइट्स, दे ऑल्सो ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड। थॉमस विट एंड सोरी जो थे वो इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, विट एंड सोरी लेकर आए थे। अब सोनेट को वो लेकर तो आए, क्वेश्चन अगर जो ये आ जाए कि कौन सी सोनेट को लेकर आए, तो अधिकतर लिख देते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। नहीं, वो शेक्सपियरियन सोनेट को नहीं लेकर आए थे, वो अपने साथ लेकर आए थे इटालियन सोनेट को, जिसको क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। लेटर शेक्सपियर मॉडिफाइड इट एंड चेंज इनटू शेक्सपियरियन सोनेट, हिज ऑन वर्जन। शेक्सपियर ने अपना खुद का एक वर्जन बनाया शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। और लेकर कौन आया, क्रेडिट किसको जाता है, थॉमस विट एंड सोरी को। इसके बाद थॉमस मोर्स बुक यूटोपिया ब्रॉट अ ग्रेट पॉपुलैरिटी टू दिस पीरियड। थॉमस मोर की बुक यूटोपिया जो थी वो इस एज के लिए बहुत बड़ी पॉपुलरिटी लेकर आई, बहुत ज्यादा पॉपुलर इस एज को किया। अब ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एज को लेकर, रेनेसा को लेकर। ह्यूमनिज्म वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द रेनेसा। ह्यूमनिज्म क्या था, अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज ह्यूमनिज्म इन रेनेसा पीरियड, या फिर व्हाट इज ह्यूमनिज्म इन रेनेसा पीरियड, सो योर आंसर विल बी इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इतना ध्यान रख लेना, यही ऑप्शन में होगा, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था रेनेसा पीरियड में। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि एक पूरी सीरीज ये चलने वाली है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और कभी भी इस चीज में देखो, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में कभी भी एक कंजूसी और एक बहुत से होते हैं ना कि बस केवल खुद का स्वार्थपना सोचने वाले लोग, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना ज्ञान के बारे में यही कहा जाता है कि ज्ञान को जितना बांटोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ज्ञान आपको आएगा। मां सरस्वती आपसे उतनी ही प्रसन्न होगी। तो कभी भी मैं इसी चीज को नहीं कह रहा, कोई नॉलेज है, बहुत से आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको बहुत अच्छी तरह आती हैं और वो उसके मास्टर होते हैं, लेकिन वो कंजूसी कर जाते हैं। किस चीज में, वो उसको अपने पास तक रखे रखते हैं, कहते हैं नहीं 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 ये मेरा सीक्रेट है, ये मेरी वो नॉलेज है जो मैं इसे छुपा के रखूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा के रखनी चाहिए जिससे आप अलग दिखाई दें, लेकिन मेरा जो उसूल है वो दूसरा है। मेरा उसूल है कि अगर तो आपके अंदर कोई ज्ञान है, आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है, कोई हिडन सोर्स है, कोई नॉलेज है, तो आप उस ज्ञान को बांटें ना, उस ज्ञान को दूसरों में फैलाएं। क्योंकि जीवन का क्या पता भाई, जीवन का एक क्षण का नहीं पता कि कब ये धड़कनें रुक जाएं, फिर कल हो ना हो, कुछ नहीं पता इस चीज का। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान की जो एक ज्वाला है, ज्योति है, जो आपने अपने अंदर जलाई हुई है, कहीं वो बुझी हुई ना रह जाए। तो उस ज्ञान के प्रकाश को आपको चारों तरफ तभी फैला सकते हैं जब आप उसको बांटेंगे। सपोज करो कुछ हो जाता है हमें और वो ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन अगर जो आपने उस ज्ञान को बांट दिया होगा तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपका वो जो ज्ञान है वो एक चेन से दूसरी चेन बनकर, एक कड़ी से कड़ी बनकर वो फैलता चला जाएगा और एक बड़ी जंजीर के रूप में वो जाना जाएगा। तब आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, कि अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, जो आप सीख रहे हैं या फिर जो समझ रहे हैं, उसको अपने तक सीमित रखना है या दूसरों में बांटना भी है। तो बांटना सीखिए और स्पेशली ज्ञान को बांटना सीखिए। भंडारे तो सब करते हैं, लेकिन जिसने ज्ञान का भंडारा किया है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो आप ऐसा बनिए, ज्ञान का भंडारा कीजिए आप। और जिस दिन आपने ज्ञान का भंडारा करना सीख लिया, यानी कि अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फैलाना सीख लिया, उस दिन वास्तव में आप श्रेष्ठ कहलाएंगे और विद्या भी आप पर प्रसन्न होगी। क्योंकि
विद्या ऐसे ही नहीं आती, बड़े तप से आती है। ये जो स्टडी होती है इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। अब वो तपस्या क्या है? वो तपस्या है आपका हार्ड वर्किंग, वो तपस्या है आपका टाइम मैनेजमेंट, वो तपस्या है आपके गुरुओं का दिया हुआ आदर्श, उसको जिसको आप अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। अगर तो आप इन्हीं बातों को भूल जाएंगे तो फिर शायद कुछ ना कर पाए। तो ये बस केवल मैं समझाना चाहता हूं आपको कि समझे ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी की कोई कही हुई बात हमारे जीवन में स्ट्राइक कर जाती है, और जब वो स्ट्राइक कर जाती है तो वो लाइफ को चेंज कर सकती है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि क्या पता कोई बात लग ही जाए दिल दिमाग को तो उद्धार हो जाए, और किसी एक का भी उद्धार हुआ तो वो लाखों का उद्धार कर देगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप एक ऐसी कड़ी हैं, क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप वो कल टीचर बनेंगे, आप बच्चों में ज्ञान बांटेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे बच्चों को सिखाएंगे। तो सोचिए कि कितना लंबा ये जो ज्ञान है ये फैलता चला जाएगा, और फैलता आ भी रहा है। क्या शेक्सपियर ने जब कभी लिखना स्टार्ट किया होगा तो क्या कभी सोचा होगा कि मैं आने वाले इतने एजेस तक जाना जाऊंगा, कि मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा? नहीं ना। तो इतिहास रचने वाले हम तुम में से ही होते हैं। बस ये है कि कुछ किताबों में काले अक्षरों में वैसे जाने जाते हैं, और कुछ का ज्ञान हिडन सोर्स के रूप में चलता रहता है। वो ये नहीं पता होता कि इस व्यक्ति का ये पॉइंट है, इस व्यक्ति का ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान वो चलता रहता है। और जब आपकी आत्मा उसको अनुभव करती है तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है। तो वही चीज है, तो उस चीज को आप अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। तो ह्यूमनिज्म जो है वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है रेनेसा एज का। स्टडी ऑफ ग्रीक एंड इटालियन राइटर्स वाज नोन एज ह्यूमनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसको स्टडी किया गया? ग्रीक और इटालियन राइटर को स्टडी किया गया, ये ह्यूमनिज्म कहलाया। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? ये लेट 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, और ये अपनी मैच्योरिटी पर कब आया? 15th सेंचुरी में मैच्योरिटी पर आ गया, और एक डोमिनेंट रहा। इट बिकेम डोमिनेंट इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में ये पूरे डोमिनेंस पर ये रहा था ये मूवमेंट ह्यूमनिज्म। थॉमस विट के बारे में आप जानते ही हैं। इसके बाद सम फैक्ट्स अबाउट रेनेसा एलिजाबेथन पीरियड। द रूलिंग एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इस एज को जैसे हम नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स भी कहते हैं, उसी तरह से गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी ये एज हमारा जाना जाता है। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेनेसा। इसको पीरियड ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द डॉटर ऑफ किंग हेनरी VIII was a great lover of literature and versatile genius। जो क्वीन एलिजाबेथ थी, डॉटर ऑफ किंग हेनरी VIII, वो एक बड़ी लवर रही लिटरेचर की और बहुत जीनियस थी वो। लिटरेचर इन हर टाइम फाउंड अ ग्रेट रेस्पेक्ट इन हर कोर्ट। उनके कोर्ट में लिटरेचर को रेस्पेक्ट की निगाहों से देखा जाता था। क्वीन एलिजाबेथ इनवाइटेड शेक्सपियर्स कंपनी टू प्ले हिज प्लेस। वो शेक्सपियर की कंपनी को इनवाइट किया करती थी अपने प्ले को प्ले करने के लिए। शी हैड अ डीप इंटीमेशन विद स्पेंसर एंड ब्रूनो एक्सेट्रा। और ब्रूनो और स्पेंसर से भी उनका लगाव रहा था। इस एज की डिवीजन की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसको 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट कवर्स द पीरियड बिटवीन 1558 और 1588 तक ये कवर करता है। इसको प्री एर्मेडा पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्री एर्मेडा। एर्मेडा क्या है? अगर जो क्वेश्चन आपका आ जाए भाई एर्मेडा क्या है? एर्मेडा एक जहाज का नाम था, तो ये भी याद रख लेना। द सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1589 टू 1633। इसको पोस्ट एर्मेडा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये देखिए, एर्मेडा वाज द नेम ऑफ अ फ्लीट ऑफ आर्म्ड शिप। इट वाज सेंट बाय किंग फिलिप सेकंड स्पेन अगेंस्ट इंग्लैंड। ये क्या था? ये जो एक जहाज था, एक टुकड़ी थी, एक दल था, उसको भेजा गया था किसके द्वारा? किंग फिलिप के द्वारा, ठीक है ना। किंग फिलिप जो कि स्पेन का था, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वो फ्लीट ही डिस्ट्रॉयड हो गई, और इंग्लैंड जो था वो ग्रेट पावर में आ गया रातों रात। इसके बाद व्हाट इज रेनेसा, ये हम बता ही चुके हैं। रेनेसा रिबर्थ, रीअवेकनिंग ऑफ रिवाइवल है एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर का यूरोप में। इट इंप्लाइड अ डिस्कवरी बाय मैन ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड। द रेनेसांस बिगिन इन इटली एज अर्ली एज द 14th सेंचुरी विद पेट्रार्क एंड अदर्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेनेसा कब बिगिन हुआ? तो रेनेसा इटली में बिगिन हुआ था 14th सेंचुरी में पेट्रार्क के साथ और अदर्स राइटर्स के साथ।
मेन राइटर्स जो रेनेसा एज के रहे वो कौन से थे? इसमें पॉइट्स की बात करें थॉमस सैकविल, सर फिलिप सिडनी, स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। प्रोज राइटर्स की बात करें जॉन लिली, फ्रांसिस बेकन, सर फिलिप सिडनी। ड्रामेटिस्ट की बात करें तो जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर। यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड। ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स रहे इस एज में, रेनेसा एज में। तो दोस्तों ये था रेनेसा पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो मैंने आपको पढ़ाया। इससे पहले ओल्ड एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ये आज आपको 3 एजेस आपको तैयार कराए गए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको तैयार कराया। इससे आगे के पार्ट भी चलते रहेंगे, लेकिन वो तब जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर इसको हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे जो एक न्यू ईयर स्कीम हमने निकाली है, एक स्पेशल स्कीम है आपके लिए, उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे न्यू ईयर की जो स्पेशल स्कीम है, जो स्पेशल कोर्स है, उसका पार्ट बन सकते हैं, जिसमें केवल और केवल जो आपकी फी है वो 1000 रुपये रखी गई है। 1000 रुपये में आपको पूरा क्रैश कोर्स तैयार कराया जा रहा है। इतना स्पेशल, इतना यूनिक ऑफर आपको मिला है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी क्लास से जुड़े। और ये केवल इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ पाए और वो सफलता के मुकाम को हासिल कर पाए। और अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं साथ में तो 2000 रुपये में आप दोनों चीज ले सकते हैं। वैसे 2000 के हमारे केवल नोट्स ही रहते हैं, लेकिन इस समय आपको 2000 में नोट्स भी मिल रहे हैं और क्रैश कोर्स भी मिल रहा है। और ये मैंने स्पेशल डिमांड पर जो स्कीम है वो लाया हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा था सर नोट्स तो हम तैयार कर रहे हैं, खुद सेल्फ बना रहे हैं, आप भी कहते हैं सेल्फ बनाइए, तो सेल्फ बना रहे हैं हम या फिर हम अदर सोर्सेज से हमने सेल्फ नोट्स तैयार किए हैं, आप केवल हमें क्रैश कोर्स दे दीजिए। तो मैंने बोला कि क्रैश कोर्स वैसे तो 4000 रुपये का है, लेकिन ऑलरेडी इस पे स्कीम चली हुई है 2000 रुपये, चलो आपके कहने पर इसको और डिस्काउंट कर दिया जाता है। और अब क्या कर दिया हमने न्यू ईयर स्पेशल स्कीम में, 1000 रुपये में ये क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप इसे विदाउट नोट्स लेते हैं, और विद नोट्स लेते हैं तो 2000 रुपये में है। तो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके ग्रुप है उनमें बताइए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और जो अपनी सफलता को का जो सपना वो देख रहे हैं उसको साकार कर सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।